तो आज हम लोग शुरू करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसमें है आपका केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, बॉन्ड क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 में एटॉमिक स्ट्रक्चर, डाल्टन का मॉडल, बोरबरी का मॉडल, हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल, पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा था। सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो चलो शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शन, बॉन्ड एंड केमिकल इक्वेशन ये होते क्या हैं, ठीक है। तो देखो, पहले हम लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और जिस रिएक्शन में ये प्रोसेस होती है केमिकल चेंज की, और ऐसे ही रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन चेंज होता है किसमें, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा चेंज होता है जहां पे वन या मोर सब्सटेंसेस या रिएक्टेंट रिएक्ट्स करते हैं। एक या एक से अधिक सब्सटेंस या रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जब कोई भी दो या एक से अधिक सब्सटेंस, दो सब्सटेंस हो सकता है, या रिएक्टेंट रिएक्शन करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। विथ जो नया सब्सटेंस ये बनेगा हमारा, या नया प्रोडक्ट जो बन रहा है, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इंटायरली डिफरेंट होगी उस सब्सटेंस से जो इसमें पार्टिसिपेट किया है बनने में। केमिकल रिएक्शन में और क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड इसमें टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैग्नीशियम की अगर हम रिबन लेते हैं तो वो बर्न होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर में। मैग्नीशियम की जो रिबन है वो एयर में बर्न होके बनाती है व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो, इसमें यहाँ क्या है कि दो सब्सटेंस जुड़े और एक नया आपका प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसमें मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी फिजिकल और केमिकल अलग होगी और मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या होगी, अलग होगी, ठीक। तो यहाँ पे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग हैं फ्रॉम द मैग्नीशियम मेटल। केमिकल रिएक्शन का हमको आइडेंटिफिकेशन करना है तो क्या होना चाहिए, पहला स्टेट में चेंज होना चाहिए, चेंज इन द स्टेट, ठीक है। दूसरा आपको क्या, देखो पहला तो स्टेट में चेंज होना चाहिए, ठीक। दूसरा क्या है, चेंज इन कलर। जो चीज आप पढ़ रहे थे केमिकल चेंज में हो रहा था, तो केमिकल चेंज जहां पे होती है उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और हमको पता था केमिकल चेंज में क्या था, चेंज ऑफ इन स्टेट हो रहा था, ठीक है। वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदल रहा था। याद करो, दूध का फटना। और चेंज इन कलर, कलर में चेंज होगा। तीसरा होगा इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस जरूर निकलेगी। एंड चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज होगा। और फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। ओके, नाउ केमिकल इक्वेशन क्या होता है, देखो जैसे हम लोग मैथ में इक्वेशन पढ़ते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग, उसी तरीके से केमिस्ट्री में भी इक्वेशन होता है कि अगर दो प्रोडक्ट आपस में जुड़ रहे हैं और दो सब्सटेंस आपस में जुड़ रहे हैं और एक नए प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। अब हम केमिकल रिएक्शन को लिख कैसे सकते हैं, जैसे अभी हमने देखा था कि मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक। तो जो आपके रिएक्टेंट हैं जो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो एरो के लेफ्ट हैंड साइड लिखे जाएंगे, और जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है वो राइट हैंड साइड लिखा जाएगा। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपका लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया और मैग्नीशियम ऑक्साइड राइट हैंड साइड में लिखा गया। ओके, इसमें बस यही समझाया है, ठीक है। अब देखो, किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम लिखते कैसे हैं, केमिकल इक्वेशन ऐसे मोर कंसाइसली बनाया जा सकता है, और यही केमिकल इक्वेशन जो है ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, केमिकल रिएक्शन को। तो ऊपर जो हमने एग्जांपल में बताया था कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, उसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखो, यहाँ पे हमने देखा कि मैग्नीशियम का क्या है, एक एटम है, और ऑक्सीजन के क्या है, दो हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के नंबर ऑफ 2 एटम्स हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या है, एक ही एटम है, और मैग्नीशियम का एक है। इसका मतलब है कि दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ एटम नहीं है। तो ये कैसा इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। और इस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होता है कि जब दोनों तरफ जितने हमारे एटम्स रिएक्टेंट के हैं उतने ही एटम हमारे प्रोडक्ट के होंगे, तो वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा।
ठीक, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट। जैसे सोडियम के अगर लेफ्ट हैंड साइड में 2 एटम्स हैं तो राइट हैंड साइड में भी कितने एटम्स होने चाहिए, 2 होने चाहिए। ओके, तो ईच एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम होंगे वो सेम होंगे LH साइड में और RH साइड में। इसी को हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और ये किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको पता होगा कि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक, इसी प्रकार से जो नंबर ऑफ एटम है हर एक एलिमेंट का वो सेम होता है, ना ही हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के पहले या बाद में वो चेंज नहीं होता है। अब देखो, किसी भी केमिकल रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है तो आप कैसे करोगे, जनरली ये जिस एग्जाम की हम लोग तैयारी करते हैं उसमें नहीं पूछता है, फिर भी ये 11th-12th में पूछता है, लेकिन 1 मिनट लगेगा, आप समझ लो। जैसे मान लो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखा हुआ है, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक, अब हमको देखना है कि ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो देखो, यहाँ सोडियम का एक एटम है, यहाँ सोडियम का एक एटम है, ठीक है, सोडियम बैलेंस्ड है। यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम है, एक 1, और यहाँ कितने 2, तो हाइड्रोजन के यहाँ 3 एटम है। ठीक, और ऑक्सीजन के क्या है, एक एटम है। इसका मतलब ये क्या है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है और हमको इसे बैलेंस करना है। तो पहले तो हम लिख लेंगे कि कहाँ किस एलिमेंट के कितने एटम प्रेजेंट है, मैंने ऊपर लिख लिया। अब हम पहले एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, तो किस एलिमेंट को हम बैलेंस करेंगे, जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस करना शुरू करेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ लिखा है Na प्लस H2O और NaOH प्लस H2। देखो ऊपर क्या था यहाँ पे आपका, यहाँ शुरू करते हैं, Na प्लस H2O और यहाँ था आपका NaOH प्लस H2, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो हम पहले कैसे बैलेंस करेंगे, जिसके सबसे ज्यादा एटम होंगे उसको बैलेंस करेंगे। यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 3 है। तो हम ऐसा करें कि दोनों साइड हमारे हाइड्रोजन इक्वल नंबर में हो जाए। तो कैसे करोगे आप, देखो यहाँ अगर हाइड्रोजन आप 4 कर लो, ठीक, तो Na प्लस 2 H2O, हाइड्रोजन यहाँ आपका 4 हो गया। अब आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और एक 5 हो जाएगा, तो आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 NaOH प्लस H2। ठीक, तो आपका कितना हो गया। अब देखो, सोडियम यहाँ 1 है लेकिन यहाँ सोडियम 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन है 2 दूनी 4, ठीक है, 2 एटम थे 2 दूनी 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है एटम, 2 एटम यहाँ है। तो अब हमको सोडियम को बैलेंस करना है, तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे एलिमेंट को देखते हैं। तो यहाँ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये बैलेंस हो जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, अब देखो, H2O से हुआ आपका, अब देखो यहाँ पे हमें सोडियम कितना दिख रहा है, यहाँ पे सोडियम का एक एटम है और यहाँ पे सोडियम के 2 एटम है। तो अगर हमें बैलेंस करना है तो यहाँ पे हम 2 सोडियम कर लें, तो 2Na प्लस 2H2O और ये आपका हो जाएगा 2NaOH प्लस H2। अब आप देख लो कितने, अब आप देख लो कि इस इक्वेशन में जो हमने इक्वेशन बनाया है इसमें दोनों तरफ इक्वल एलिमेंट हैं कि नहीं। तो 2Na प्लस 2H2O और ये 2NaOH प्लस H2। तो सोडियम कितना है आपका, 2 है, हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन ये हो गया 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के 4 एटम हो गए, यहाँ पे हो गया आपका ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन 2। ठीक है, तो ये आपका कैसा इक्वेशन बना, बैलेंस्ड इक्वेशन। अब देखो ये कह रहा है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएं। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को अगर हमें इंफॉर्मेटिव बनाना है तो कौन सा एलिमेंट किस स्टेट में है हम उसके बगल में लिख देते हैं। जैसे
यहाँ पे अगर अगर कोई भी वर्ड AQ लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो जो एलिमेंट है वो एक्वस स्टेट में है। S लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये एलिमेंट आपके सॉलिड स्टेट में है। L का मतलब है लिक्विड स्टेट में है और G का मतलब है गैसियस स्टेट में है। और अगर हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन भी होता है, तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है, डाउनवर्ड अगर आपका रिएक्शन के बाद है तो ये प्रेसिपिटेशन है। ठीक है, अब देखो इवोल्यूशन ऑफ हीट, या अगर हीट जो है इवोल्यूशन ऑफ हीट या एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट जो है वो किसी भी रिएक्शन में हम प्लस हीट करके रिप्रेजेंट करते हैं, राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन के या लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन के। जैसे अगर कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और उसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, और हमें अगर ये रिप्रेजेंट करना है स्ट्रेंथ किसका, एसिड या बेस का, या डाइल्यूट रिप्रेजेंट करना है या कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करना है, तो डाइल्यूशन के लिए या कंसंट्रेशन के लिए या एसिड या बेस के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखो अगर हमें एसिड या बेस में ये दिखाना है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। ठीक है, तो ये जान लो कि जो H पॉजिटिव रिलीज करते हैं वो होते हैं एसिड, और बेस क्या होते हैं, जो OH निगेटिव रिलीज करते हैं। आगे हम लोग और क्लियर से पढ़ेंगे। तो अगर हमें ये दिखाना है स्ट्रेंथ एसिड या बेस का, तो उसके पहले डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड लिख के हम इसको दिखा सकते हैं। ठीक, तो जैसे देखो अब लिखा है कॉपर +2 डाइल्यूट HCl CuCl2 + H2। तो कॉपर यहाँ क्या है, सॉलिड स्टेट में है, HCl यहाँ क्या है, डाइल्यूट है जिसका एक्वस सोल्यूशन है, CuCl2 एक्वस फॉर्म में है, H2 G फॉर गैस। ओके, अब हम देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसको अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करें तो बनेगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं क्विकलाइन। ठीक, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं स्लेक्ड लाइम। तो अगर आपने रिएक्शन करवाया कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और हीट रिलीज हुआ, इसे हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलके इन्होंने एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया और वो जो सिंगल प्रोडक्ट आपका बना है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं स्लेक्ड लाइम और इसका यूज हम कहाँ करते हैं, व्हाइट वॉशिंग वॉल्स में यूज करते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक, अब देखो ये जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे क्रिया करता है और फिर ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट की थिन लेयर ऑन द वॉल। ठीक, जो एक शाइनी अपीयरेंस देता है वॉल को, कैल्शियम कार्बोनेट ही जो है वॉल बनाता है। वॉल पे एक जो थिन लेयर है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनती है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है और रिलीज होता है आपका H2O। अदर एग्जांपल आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के क्या हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन सॉलिड कार्बन को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओ तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2NO2। ठीक, कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा था कि दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, यहाँ दो H2 के एटम्स और एक O2, इन्होंने मिलके क्या बनाया, 2H2O। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन जो है ये आपका उल्टा हो गया कॉम्बिनेशन का। तो इसका मतलब ये है कि कॉम्बिनेशन में दो रिएक्टेंट जुड़ के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन डिकम्पोजिशन में क्या है, इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट है वो टूटेगा दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में। तो देखो एरो के राइट हैंड साइड वाला प्रोडक्ट था, इधर वाला क्या था, रिएक्टेंट था, है ना। तो डिकम्पोजिशन कितने प्रकार के होते हैं, पहला होता है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, उसके बाद होता है इलेक्ट्रोलिसिस और फोटोलिसिस। तो पहले हम देखते हैं सारे डिकम्पोजिशन को। तो देखो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन में ये जो रिएक्शंस है वो एनर्जी को यूज करती है इन द फॉर्म ऑफ हीट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेड नाइट्रेट को लेते हैं और उसमें लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं बाय गिविंग सम हीट, तो ये चेंज होता है आपका लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन में,
तो ये क्या हुआ, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल क्यों, क्योंकि यहाँ हीट का यूज हुआ है। डिकम्पोजिशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका एक प्रोडक्ट दो या दो से अधिक, एक जो आपका रिएक्टेंट है, लेफ्ट हैंड साइड वाला रिएक्टेंट होता है, तो एक जो आपका रिएक्टेंट है वो ब्रेक हो रहा है दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में। यहाँ कितने प्रोडक्ट हैं, 3 प्रोडक्ट बने हैं, ठीक। तो ये रिएक्शन कैसी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बोनेट का क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में बनना कैसे रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अगर एग्जाम में आ जाए तो क्यों, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट दे रहे हैं तो वो दो आपके प्रोडक्ट बना रहा है, पहला है क्विक लाइम, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में 2008-9 के आसपास आ चुका है। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ये होता है कि अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वहां तो हम हीट का यूज कर रहे थे, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। देखो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस कहाँ होती है, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस जब हमको पॉल्यूशन फ्री कुछ करना होता है, वहां पे इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस यूज होती है, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट हमने दिया वाटर में और बना आपका, वाटर को हम क्या कर रहे हैं, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वाटर को इलेक्ट्रिक करंट दे के तोड़ा जा रहा है। तो आपके ये बने 2H2O, अब यहाँ 2H2 बनेगा प्लस O2 बनेगा, कैसे, और हमें ये देखना है कि बैलेंस है कि नहीं। तो देखो यहाँ 2 दूनी 4, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ भी 4 है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। फोटोलिसिस, फोटो मतलब फोटॉन, फोटॉन मतलब सनलाइट। तो इसका मतलब ये होता है कि हम सनलाइट का यूज करके तोड़ रहे हैं रिएक्टेंट को इन 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट, ठीक। तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड जो है वो सिल्वर और क्लोरीन में टूटा जब हम सनलाइट इसमें डाल रहे हैं। इसी प्रकार से सिल्वर ब्रोमाइड में जब फोटॉन डाला गया तो ये 2Ag प्लस ब्रोमीन में टूटा, और इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं कहाँ पे, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका यूज होता है, तो सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, डिस्प्लेस का मतलब आपको पता होगा, विस्थापन, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट का ये मतलब होता है कि अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो जहां पे ज्यादा जो रिएक्टिव एलिमेंट है उसने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से अलग कर दिया। जैसे जैसे यहाँ पे हमने रिएक्शन करवाया आयरन का और कॉपर सल्फेट का, तो आयरन क्या है, चूंकि आयरन जो है ये आपका ज्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू कॉपर, तो आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग कर देगा और खुद जाके फेरस सल्फेट बना लेगा, और यहाँ आपका कॉपर अलग हो जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जहाँ पे जो ज्यादा आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि कोई भी हम रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट ले रहे हैं तो आपस में ही ये क्या है, एक दूसरे को मॉलिक्यूल्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। जैसे हमने लिया सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, तो सोडियम सल्फेट हुआ आपका Na2SO4 का एक्वस सोल्यूशन। एक्वस समझ में आ गया ना, ए क्यों लिखा है, तो एक्वस सोल्यूशन है। बेरियम क्लोराइड का लिया एक्वस सोल्यूशन। अब देखो यहाँ से ये रिप्लेस होगा, ठीक है। तो ये जो सोडियम है, ये सोडियम पे होता है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ SO4 पे होता है निगेटिव चार्ज। यहाँ पे बेरियम पे होता है पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे होता है निगेटिव चार्ज। तो सोडियम क्या है, देखो हमेशा पॉजिटिव वाला जो है वो निगेटिव के पास जाता है, ठीक, मैटर को न्यूट्रल बनाने के लिए। तो ये सोडियम किसके पास जाएगा, क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज है, तो इसने सोडियम ने रिप्लेस किया इसके क्लोरीन को, तो ये Na जो है ये Cl के पास आ गया, तो 2NaCl बना। और आपका बचा बेरियम, तो ये किसके पास आएगा, SO4 के पास, तो ये बेरियम सल्फेट बना लिया। थियरी आप अपने से पढ़ना, थियरी में कुछ है नहीं, वो जो मैं समझा रही हूँ वही लिखा हुआ है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, सुलह कर लेना। जैसे देखो अगर एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करता है, मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसने
सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट किया तो वो बनाएगा सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। ये जो सोडियम सल्फेट है आपका, ये न तो एसिड है और न ही बेस है। एसिड या बेस रहने के लिए क्या होना चाहिए? पहला तो ये है कि एसिड रहने के लिए वो अपने एक्वस सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज छोड़ना चाहिए। सल्फ्यूरिक H पॉजिटिव चार्ज छोड़ना चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड एसिड क्यों है? क्योंकि इसके पास H पॉजिटिव है ना। H2SO4 को हम लिख सकते हैं 2H पॉजिटिव SO4 डबल नेगेटिव, ठीक। और 2NaOH को हम लिख सकते हैं Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है। दो आप ऐसे करके लिख सकते हो। तो यहाँ ये OH नेगेटिव छोड़ा इसलिए ये बेस है, और H2 जो है वो पॉजिटिव चार्ज छोड़ा इसलिए ये एसिड है। और ये इन लोगों ने जब रिएक्शन किया तो इन्होंने मिलकर बनाया सोडियम सल्फेट और पानी। तो इस रिएक्शन को हमने क्या कहा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रक्रिया क्या होती है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? रिवर्सिबल का मतलब पलट जा रहा है, मतलब अगर वो LHS साइड से हो रहा है रिएक्शन तो RHS साइड से भी हो रहा है। अमोनिया का जो बनना होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। जब अमोनिया कैसे बनता है हेबर प्रोसेस में? जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, जब ये जुड़ते हैं और यहाँ पे कैटेलिस्ट की तरह, कैटेलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन के प्रोसेस को तेज या धीमा कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अमोनिया के प्रोसेस में हम किसको कैटेलिस्ट का यूज करते हैं? आयरन या मॉलिब्डेनम का। मॉलिब्डेनम ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है जब ये जुड़ के अमोनिया बनाते हैं तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका उल्टा कर दें, अमोनिया को तोड़ा जाए तो ये भी नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन बनाएगा, ठीक है। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जो केवल एक डायरेक्शन में हो, इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड को, एक आपका रिएक्टेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक आपका रिएक्टेंट है सल्फ्यूरिक एसिड। अगर ये रिएक्शन कर रहे हैं तो आपका बनेगा सोडियम सल्फेट प्लस H2O। लेकिन क्या सोडियम सल्फेट और H2O को हमने एक साथ लिया और रिएक्शन करवाया तो क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा? कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस रिएक्शन को उल्टा रख दें, Na2SO4 प्लस 2H2O, तो क्या ये बनेगा 2NaOH प्लस H2SO4? ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है। अब देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सो, एक्स मतलब ये याद करना है, एक्सोथर्मिक एक्स, एक्स मतलब हो गया रिलीज करना, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है, जहां एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या है, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन क्या है? डिकम्पोजिशन में हमने देखा था कि वहां पे हीट रिलीज हो रही थी, वो भी क्या है? आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेचुरल गैस का जलना, वो भी क्या है? नेचुरल गैस जब बर्न होती है तो कुछ हीट प्रोड्यूस करती है, वहां क्या एनर्जी रिलीज हो रही है। और ऐसा रिएक्शन जहां पे एब्जॉर्प्शन होता है हीट एनर्जी का, उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसे? एंडोथर्मिक रिएक्शन जैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, वो आपकी क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखेंगे आइसोमेराइजेशन या रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो देखो आइसोमेराइजेशन या रीअरेंजमेंट रिएक्शन ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें किसी भी मॉलिक्यूल का जो कंपाउंड होता है, किसी भी मॉलिक्यूल्स के जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं? रीअरेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा अमोनियम साइनेट, ठीक है। यहाँ पे अमोनियम साइनेट का जो फॉर्मूला है NH4CNO है, तो उसको कुछ टेम्परेचर दिया गया तो ये क्या हुआ? यूरिया बन गया। तो यूरिया NH2CO NH2। तो यहाँ पे एटम्स क्या है? एटम देखो सेम है, जितने यहाँ पे नाइट्रोजन है हाइड्रोजन है उतने ही यहाँ पे भी हैं, लेकिन ये क्या हुआ है? रीअरेंज हो गया है। पहले ये अमोनियम साइनाइड था लेकिन अब यूरिया बन गया है। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन क्या होता है? हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ये होता है जब हम रिएक्शन करवाते हैं साल्ट ऑफ वीक एसिड या वीक बेस का वाटर के साथ, तो ये रिएक्शन क्या होती है? हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। जैसे सोडियम एसीटेट, ठीक है। अगर हम साल्ट ऑफ वीक एसिड या वीक बेस का वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, साल्ट ऑफ वीक एसिड का मतलब ये होता है कि वो जो साल्ट है, अगर जैसे देखो NaOH प्लस HCl, ये रिएक्शन करके NaCl प्लस H2O बनाएगा। तो ये जो मान लो NaCl है तो ये वीक एसिड का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है? HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहाँ NaCl क्या है? स्ट्रॉन्ग साल्ट है।
लेकिन अगर हम CH3CO और अन्य देखें तो ये बना हुआ होगा वीक एसिड से। तो अगर हम वीक एसिड के साल्ट का रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस का मतलब पानी से क्रिया करवाना। किसके क्रिया करवाना है? साल्ट की। और ये अब बनेगा आपका साल्ट जब वाटर के साथ क्रिया करेगा तो आपका बनेगा एसिड और बेस। ये हो गया आपका एसिड और ये हो गया बेस। देखो एसिड हम कैसे पता करेंगे कि H पॉजिटिव यहाँ पे होने चाहिए। बेस कैसे पता करेंगे? यहाँ OH निगेटिव होना चाहिए, है ना। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है? कोई भी केमिकल रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। ठीक, तो फोटो केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो इफेक्ट होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जितनी ही लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है फोटोकेमिकल रिएक्शन की जो रेट होती है उतनी ही ज्यादा होती है। इसलिए आपको ओजोन फॉर्मेशन में आपने देखा होगा कि ज्यादा लाइट में ओजोन फॉर्मेशन तेजी से होता है। ठीक, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो क्लोरोफिल है वो एक्ट करता है एज ए फोटोसेंसिटाइजर। ठीक, अब देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक, इसे कहते हैं ऑक्सीकरण, ये हो गया अपचयन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है जिसमें किसी भी, अगर आपको कोई केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है और उसमें कोई सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन को गेन कर ले और एक नया प्रोडक्ट बने, तो इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जहां पे ऑक्सीजन का गेन कर रहा है। इसे हम, तो यहाँ कॉपर है और इसने ऑक्सीजन को गेन किया तो आपका बना कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया कॉपर ऑक्साइड में। तो ये कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और इसे हम इस रिएक्शन को, ऑक्सीडेशन को हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये लॉस ऑफ हाइड्रोजन है या इलेक्ट्रॉन का लॉस है। कैसे? अगर देखो कॉपर आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे तो कॉपर न्यूट्रल स्टेट में था, लेकिन यहाँ पे कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, चूंकि ऑक्सीजन के ऊपर 1 निगेटिव चार्ज होता है, लेकिन यहाँ 2 ऑक्सीजन है ना। तो यहाँ हो गया आपका 2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सॉरी, देखो ऑक्सीजन पे क्या होता है, कॉपर पे हमको पता होगा, अगर हम कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कॉपर पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन के पास 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो यहाँ पे कॉपर 2 है तो एक कॉपर के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज, तो 2 कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आया। और ऑक्सीजन पे क्या होता है, डबल नेगेटिव चार्ज होता है, 2Cu। ठीक है, देखो यहाँ एक चीज एरर हो गई है। यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन की रिएक्शन में हमने देखा ये थोड़ा सा एरर हो गया है पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का। तो देखो यहाँ पे हमने देखा ऑक्सीडेशन में क्या होता है, कॉपर जो है कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीडेशन बनेगा। तो यहाँ कॉपर ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, ये कॉपर ऑक्साइड बना। ठीक है, तो कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया कॉपर ऑक्साइड में। अब देखो Cu में क्या होता है, डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। ऑक्सीजन में क्या होता है, डबल माइनस चार्ज होता है। ठीक, तो यहाँ पे Cu क्या था, यहाँ पे तो ये न्यूट्रल स्टेट में था, तो यहाँ पे इसके पास, इस पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन पे डबल माइनस चार्ज होता है, तो Cu पे कितना चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा, है ना। तो यहाँ पे लेकिन Cu ने क्या है, जब डबल प्लस चार्ज लगा, 2 प्लस चार्ज लगा, और प्लस चार्ज का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कॉपर ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया, है ना, ऑक्सीजन से जुड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखेगा, तो उसने कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, और कॉपर के ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो कॉपर पे पॉजिटिव चार्ज लग गया, डबल पॉजिटिव चार्ज। तो कॉपर इज ऑक्सीडाइज टू कॉपर ऑक्साइड। कंबशन, कंबशन किस चीज का एग्जाम्पल होता है, ऑक्सीडेशन का। क्यों? ऑक्सीडेशन में हमने देखा था कि कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है, तो कंबशन, जैसे हमने मेथेन को हमने कंबस्ट किया। ठीक है, तो मेथेन प्लस कंबशन एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन का। क्यों? क्योंकि इसमें जो रिएक्टेंट हैं वो बंस करते हैं, कंबशन में क्या होते हैं, रिएक्टेंट बंद करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तो जैसे हमने ले लिया कोई भी रिएक्टेंट मेथेन, वो प्रेजेंस किसमें बर्न होगा, ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या था, ऑक्सीडेशन था, तो कंबशन क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो CH4 प्लस 2O2, यहाँ 2H2O रिलीज होगा, और हम जानते हैं कंबशन में हीट भी रिलीज होता है।
तो यहाँ पे आपका इसको बैलेंस कर लो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, H2O बनेगा। रिडक्शन क्या होता है? देखो, रिडक्शन में एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जहाँ पे कोई सब्सटेंस गेन करता है हाइड्रोजन को या इलेक्ट्रॉन को। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड जो है उसमें अगर कॉपर ऑक्साइड ने रिएक्शन किया और वो H2 से सब्सटेंस गेन करता है हाइड्रोजन को, तो कॉपर ऑक्साइड अगर H2 से रिएक्ट किया तो क्या बनेगा आपका? Cu प्लस H2O। ठीक, अब देखो यहाँ पे तो कॉपर ऑक्साइड क्या था, यहाँ पे कॉपर के पास थे डबल प्लस चार्ज। ठीक, लेकिन ये जब रिएक्ट किया तो ये Cu क्या हो गया? न्यूट्रल स्टेट में। तो इसका मतलब ये है कि पहले तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, अब लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं है। तो ये क्या दिखा रहा है? हाइड्रोजन जुड़ रहा है, गेन कर रहा है हाइड्रोजन को या इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। पहले तो इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, डबल पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन अब क्या है? न्यूट्रल स्टेट में है। तो ये इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। रिडक्शन को या तो हम हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ कॉपर ऑक्साइड था, लेकिन यहाँ क्या है? कॉपर बना तो ऑक्सीजन निकला ना, इससे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकला ना, तो ये क्या है? रिडक्शन है। ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? देखो, ऐसा सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडाइज या ऑक्सीडेशन नंबर देखो कह रहा है अ सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज, कोई सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ऑक्सीडाइज्ड होने का क्या मतलब है? कोई सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हुआ है। ऑक्सीडाइज होने का हमने मतलब देखा था कि क्या है? उसमें आके ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, तो वो काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट। और इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर। ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था कॉपर में कि वो जब जाके ऑक्सीजन से जुड़ा तो उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो कॉपर यहाँ पे काम करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। और वो सब्सटेंस जो रिड्यूस होता है, मतलब जब रिडक्शन की प्रोसेस होती है, रिडक्शन में हमने क्या देखा था? ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना। तो जब रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है तो ऐसा सब्सटेंस जो रिड्यूस हो रहा है उसे हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जैसे कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन किया तो क्या बनाया? कॉपर प्लस H2O। ठीक है, तो देखो कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया? ऑक्सीजन को निकाला, और ऑक्सीजन जब निकल रहा था तो कौन सी प्रोसेस हो रही थी? रिडक्शन की प्रोसेस। और अगर रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे H2 है, H2 क्या है? H2 ने एक ऑक्सीजन लिया और वो वाटर बनाया। तो अगर H2 में ऑक्सीजन जुड़ रहा है और वो वाटर बना रहा है तो ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन हुआ, और जब ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीडेशन में हम क्या देखते हैं? ऑक्सीडेशन में आपका बनता है रिड्यूसिंग एजेंट, है ना? रिडक्शन में आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन में रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है कि जब हम देख रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि जब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है तो उस एटम पे क्या हो रहा है? एक रियल या इमेजिनरी चार्ज लग रहा है। तो इस रियल, अगर कोई भी एटम जो है वो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में रियल या इमेजिनरी चार्ज है, किसी एटम पे अपीयर हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के लिए रूल क्या होता है कि अगर कोई एटम जो है वो अपने एलिमेंटल स्टेट में है, जैसे सोडियम, सोडियम अगर अपने एलिमेंटल स्टेट में है तो क्या इस पे कोई चार्ज है? नहीं, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। लेकिन इसी तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन H2 क्या होगा? 0 होगा। S का S8 में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। क्यों? क्योंकि S जो है, ये जो S8 में जो S है, जो एटम है वो क्या है? फ्री स्टेट में है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। P4 में P का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर F का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है? फ्लोरीन का -1 होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? जो रियल या इमेजिनरी चार्ज में होता है। अगर एटम अपने कंबाइंड स्टेट में है, जैसे F, फ्लोरीन को हम लिख सकते हैं 2 और 7। फ्लोरीन की जो परमाणु क्रमांक है, जो Z होता है, वो 9 होता है। और इसको आप उस रूल्स के हिसाब से भरो, 2n स्क्वायर के रूल से हम भर रहे थे ना पहले में।
1s2 के हिसाब से फर्स्ट चैप्टर में, याद आया? तो अगर हम भरेंगे तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में मैक्सिमम कितने 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं KLMn2n² के हिसाब से। तो लेकिन इसके पास अब बचे 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये 7 हो गए। अब फ्लोरीन क्या करेगा? फ्लोरीन को ऑक्टेट में रहने की कोशिश करेगा। ऑक्टेट याद करो कि आउटर मोस्ट में उसके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ऑक्टेट को प्राप्त करने के लिए क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो यहाँ माइनस चार्ज आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? 2 और 8 आ गया। और अब ये F माइनस क्या होगा? जो ये -1 यहाँ जो चार्ज लगा है, ये ऑक्सीडेशन नंबर है फ्लोरीन का, ठीक है। इसी प्रकार से और सारे हैलोजन का मतलब ये होता है जो आपके 7वें ग्रुप के एलिमेंट हो, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो ये जो है इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -1 होता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के परमाणु क्रमांक Z की वैल्यू होती है 17। 17 को हम कैसे लिख सकते हैं? याद करो 2n² के हिसाब से K में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, L में कितने होंगे? 8, और KLM M में कितने होंगे? 7। तो ये क्या करेगा? बाहरी वाला ऑक्टेट बनने की कोशिश करेगा। ऑक्टेट का मतलब है ये अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। तो अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो ये 8 हो जाएगा, तो क्लोरीन क्या बन जाएगा? क्लोरीन माइनस, तो इसका ऑक्सीडेशन क्या हो गया? माइनस। कंबाइंड स्टेट में क्या है इसका ऑक्सीडेशन नंबर? -1। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, देखो ऑक्सीडेशन नंबर ना काफी एग्जाम में पूछा है निकालने के लिए, तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर ऑक्सीजन का पूछा जाए तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 होता है। क्यों -2 होता है ऑक्सीजन का? क्योंकि ऑक्सीजन अगर देखो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। एटॉमिक नंबर जो है Z की वैल्यू होती है वो ऑक्सीजन के लिए 8 होती है, तो 2 और 6। अब ये ऑक्टेट बनने की कोशिश करेगा तो 6 को क्या बनाएगा? 8 बनाएगा, और 8 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये ऑक्सीडेटिव स्टेट में आएगा, तो O पे डबल माइनस। इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का हमेशा -2 होता है, एक्सेप्ट किन किस केस में? अगर हम पराक्साइड लेते हैं। पराक्साइड याद करो क्या होता है? तो पराक्साइड में जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का -1 होता है, सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है, और ऑक्सीजन फ्लोराइड में +2 या +1 होता है, ठीक है। मेटेलिक हाइड्राइड में ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का -1 होता है, और रेस्ट ऑफ द कंपाउंड में इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो कभी कभी मेटल और कभी कभी नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करता है। तो हाइड्रोजन क्या करता है कि जब उसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर उसका +1 हो जाएगा, लेकिन कहीं कहीं उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 होता है। किसी भी आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो इक्वल होता है टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन इट, जो हम आपको बता रहे हैं तब से। और सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इन 0। ये कह रहा है कि अगर आपको कोई कंपाउंड दिया गया है जैसे OF2, तो जो O का ऑक्सीडेशन नंबर होगा, जो F2 का ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इनको हम जोड़ेंगे तो जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो 0 होगा। अब देखो, अब मान लो कि हमको OF2 है, ठीक। अब हमको OF2 में O का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो हमने मान लिया कि O का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? X है। फ्लोरीन का हमने ऑक्सीडेशन नंबर देखा था कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2। यहाँ 2 फ्लोरीन है तो -1 × 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इस पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर 0 के बराबर होगा, तो x + -1 × 2 0 के बराबर है, तो x -2 है 0 के बराबर, तो x बराबर क्या है? 2। तो ऑक्सीजन का आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया? x = +2। इसी तरीके से आप H2O का ऑक्सीडेशन नंबर में H2O में जो है आप O का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। अब देखो ऑक्सीडेशन का ये इफेक्ट बता रहा है कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ में क्या होता है। पहला होता है कोरोजन। कोरोजन का मतलब ये होता है कि किसी भी मेटल सरफेस का ऑक्सीडेटिव डिटेरेशन होता है, डिटोरेशन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मेटल सरफेस ओपनली छोड़ा जा रहा है तो वो एयर, वाटर या केमिकल से रिएक्ट करके क्या हो रहा है? कोरोजन कर रहा है। तो कोरोजन में क्या है? उसका वो डिटोरेट हो रहा है धीरे धीरे। तो कोरोजन के लिए 3 एलिमेंट क्या प्रेजेंट होने चाहिए? एयर, वाटर एंड केमिकल, ठीक। इसी प्रकार से
ये जो कोरोजन की प्रोसेस होती है, इसमें जो मेटल है वो ऑक्सीडाइज होता है। और ऑक्सीडाइज कैसे होता है? ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। और इलेक्ट्रॉन को किसको लूज करेगा, याद करो, ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया ऑक्सीजन को और ऑक्साइड बना दिया। ऑक्साइड बना रहा है तो कोरोजन हो रहा है। याद करो, हम लोग पढ़ते थे कि आयरन को हम रस्टिंग से बचाने के लिए उस पे गैल्वेनाइजेशन कर रहे हैं, है ना। आ गया एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन द कॉपर। ये क्या है? एग्जाम्पल है कोरोजन के। कोरोजन के कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए आपका? आयरन में रस्ट लगना, कॉपर में ग्रीन कोटिंग हो जाना, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। कॉपर में ग्रीन कोटिंग, आप देखो जो कॉपर के एलिमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिकल, उनमें ग्रीन कोटिंग लग जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे मेटल्स है ना, जो सब्सटेंस है या मेटल है, जो मेटल सरफेस का डिटोरेशन होता है, अगर वो एयर, वाटर या केमिकल से रिएक्ट करने लगे तो उस मेटल का डिटोरेशन होने लगता है। आयरन एक्वायर करता है कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस, जब इसको मॉइस्ट एयर में खुला छोड़ दिया जाता है, और इस कोटिंग को हम क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं, है ना। कॉपर की सल्फेट एक्वायर करती है ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट इन द मॉइस्ट एयर। ये भी क्या है? आपका कोरोजन का एग्जाम्पल है। रस्टिंग ऑफ आयरन हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? पेंटिंग के माध्यम से, हमने पेंट कर दिया, ऑयलिंग के माध्यम से, ग्रीजिंग के माध्यम से, गैल्वेनाइजेशन में हम क्या कर रहे थे? जिंक की परत चढ़ा रहे थे ना, क्रोम के माध्यम से। तो गैल्वेनाइजिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन ऑब्जेक्ट विद जिंक। रेंसिडिटी क्या होती है? देखो, रेंसिडिटी में ये है कि अगर फूड आइटम, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आइटम हो जाता है, जो फूड आइटम कंटेन करते हैं ऑयल या फैट को। कैसे? अगर कोई भी फूड आइटम जो ऑयल या फैट को कंटेन कर रहा है, उसे एयर में छोड़ा जाए, ठीक, तो इसकी वजह से फूड क्या हो जाएगा? आपका स्टेल हो जाएगा और उसका कलर और स्मेल चेंज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। कौन कौन से मेथड यूज किए जा सकते हैं रेंसिडिटी के लिए, कि हम रेंसिडिटी को रोक सकें? फूड मटेरियल को हमने एयर टाइट कंटेनर में रखें ताकि वो रिएक्ट न करे। इसी वजह से हल्दीराम की नमकीन आती है तो एयर टाइट पॉलीथीन में रहती है ना। फूड आइटम्स लाइक पोटैटो चिप्स होता है, वो क्या होता है? एयर टाइट उसमें होता है। रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड एट लो टेम्परेचर, तो कुक्ड फूड को हम लो टेम्परेचर में रखें ताकि वहां पे लो टेम्परेचर ऑक्सीजन का प्रेजेंस कम से कम हो, है ना, और लो टेम्परेचर पे हो। लो टेम्परेचर क्या करेगा? आपको जो बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है उसको कम कर देता है। बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, कुछ एंटीऑक्सीडेंट को हम रख के प्रिजर्व कर सकते हैं खाने पीने की चीजों को। जैसे उस एंटीऑक्सीडेंट में है ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सीनेज, डाइनाइट्रोजन। ओके, रेंसिडिटी इज ओवर। सो खत्म। सोशियोलॉजी के हमारे बैचेस चल रहे हैं बाई गुरुराज सर। एंड आप बैच के बारे में 8899977705 पे कंफर्म कर सकते हो। दिया गया नंबर है आपका 8899707570 इन द मोस्ट रिजनेबल प्राइस। जो आपके ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली में 60 से 70 हजार लेते हैं, हमारे पास स्टैंडर्ड फीस की अवेलेबल है 14,500 में, जहां आपको कंप्लीट 4 महीने में आपका ऑप्शनल पूरा कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको मिनिमम 30 क्लासेस मिलेंगी फ्री फॉर योर रिवीजन आफ्टर प्रीलिम्स। फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हम करेंगे बाद में।